दिस इज सी ए नितिन गुप्ता फ्रॉम आवर चैनल कर एडवाइजर्स। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक है इनकम टैक्स अपडेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हम रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड कर सकें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा न्यू वर्सेस ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, ताकि आप अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर करेक्ट स्लैब रेट चूज कर सके ताकि आपको मैक्सिमम टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिल सके। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टीडीएस रेट की, जिसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है ड्यू टू कोरोना वायरस इम्पैक्ट, ताकि टैक्स पेयर्स के हाथ में लिक्विडिटी बढ़ सके, उनको कुछ रिलीफ मिल सके। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट अंडर एग्जिस्टिंग और न्यू स्कीम फॉर ऑल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जिनकी एज है 60 ईयर से कम। जो नई स्कीम है वो एप्लीकेबल है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। बट कंपेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है यूजिंग स्लैब रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की इनकम है 6 लाख रुपए, तो अंडर एग्जिस्टिंग टैक्स रेट सिस्टम 2.5 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के ऊपर उसको 5% के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में उसका टैक्स बनता है 12,500 पे, और 5 लाख से 6 लाख रुपए के उसके ऊपर 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि 1 लाख रुपए के ऊपर बनता है 20,000 पे। तो उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 32,500 रुपए। तो आप अपनी ऐसे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो आइए देखते हैं अपना एग्जिस्टिंग टैक्स रेट सिस्टम और न्यू टैक्स रेट सिस्टम। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है तो दोनों सिस्टम में टैक्स रेट नील है, यानी कि आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो टैक्स रेट है 5% अंडर बोथ स्कीम्स। अगर आपकी इनकम है 5 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच में तो टैक्स रेट है 20% एग्जिस्टिंग स्कीम में और 10% न्यू स्कीम में। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में है तो टैक्स रेट है 20% और नई स्कीम में टैक्स रेट है 15%, जो कि एग्जिस्टिंग स्कीम से कम है। अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए और उससे ज़्यादा है तो टैक्स रेट दोनों सिस्टम में 30% लगता है, यानी कि 15 लाख रुपए के बाद दोनों सिस्टम में टैक्स रेट सेम है। तो जैसा आपने देखा, हमारी न्यू स्कीम में टैक्स रेट कम है, यानी कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए न्यू स्कीम में टैक्स सेविंग ज़्यादा है, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ओल्ड स्कीम में कुछ बेनिफिट्स है जो हमें न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसको हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम अपनी स्लैब रेट करेक्टली चूज कर सकें, जिससे हमें मैक्सिमम टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिल सके। हमें कुछ अलाउंसेस की और स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स की हमें डिडक्शन मिलती थी ओल्ड स्कीम में, जो कि न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हमें डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है न्यू स्कीम में। तो सबसे पहले आता है एलटीए, जिसकी हमें डिडक्शन अवेलेबल थी बट वो न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद है हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर कोई टैक्स पेयर रेंट पर रहता था तो वो अपनी रेंट स्लिप या रेंट एग्रीमेंट कंपनी में प्रोड्यूस करता था, जिससे उसको उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता था, उसको इनकम में से डिडक्शन मिलती थी, उसको टैक्स सेविंग होती थी। बट वो भी डिडक्शन अब इस न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है। कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते थे, जैसे कि बच्चों की स्कूल की फीस, हॉस्टल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, जो कि न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है। सैलरीड क्लास के पर्सन को एक डिडक्शन मिलती थी जिसे हम कहते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसका अमाउंट है 50,000 रुपये। वो भी डिडक्शन अब इस न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है। अगर किसी टैक्स पेयर ने लोन ले रखा है अपनी हाउस प्रॉपर्टी पर जिसकी हमें डिडक्शन मिलती है उसके इंटरेस्ट रीपेमेंट पे, जिसकी लिमिट है 2 लाख रुपए, वो डिडक्शन हमें एग्जिस्टिंग स्कीम में मिलती थी, बट वो डिडक्शन भी
हमें अवेलेबल नहीं है इस नई स्कीम में। कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो बिजनेस इनकम टैक्स पेयर्स को मिलती थी, जैसे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर आप कोई प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करते थे तो आपको फर्स्ट ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता था। वो बेनिफिट भी आपको अवेलेबल नहीं है, उसकी भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है न्यू स्कीम में। सिमिलरली अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती थी अंडर सेक्शन 32AD 35AD या फिर साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते थे जिसकी हमें डिडक्शन मिलती थी एग्जिस्टिंग सिस्टम में, वो भी हमें अवेलेबल नहीं है इस न्यू सिस्टम में। तो चलिए अब हम देखते हैं मोस्ट कॉमनली यूज डिडक्शंस और सबसे इम्पोर्टेंट डिडक्शंस जो कॉमनली हर कोई टैक्स पेयर मैक्सिमम यूज करता है। वो डिडक्शंस हैं सेक्शन 80C की, जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की डिडक्शन मिलती थी। अगर कोई आपके हाउस लोन पे प्रिंसिपल कंपोनेंट होता था उसकी रिपेमेंट की आपको डिडक्शन मिलती है। या फिर हम बात करें बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, जिसकी आपको डिडक्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C, वो भी डिडक्शंस आपको अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली सेक्शन 80D में जो हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो डिडक्शन मिलती थी, तो हमें सेक्शन उसकी भी कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो मतलब हमें चैप्टर 6 जिसमें सारे हमारे 80C 80D 80EEA 80G 80G रिलेटेड टू डोनेशन, तो इस टाइप की कोई भी डिडक्शन हमें अवेलेबल नहीं है इन न्यू स्कीम। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट ऑफ न्यू टैक्स स्लैब रेट। सबसे पहला बेनिफिट है रिड्यूस टैक्स रेट एंड कंप्लायंसेस। जैसा अभी हमने अपने वीडियो में डिस्कस करा था कि नया टैक्स स्लैब रेट में टैक्स रेट कम है, इसका मतलब कि टैक्स पेयर्स को कम टैक्स पे करना पड़ता है और इसकी कंप्लायंसेस भी कम है। सिंस इसमें कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर्ड कम है और इसकी टैक्स फाइलिंग भी बहुत ईजी है और आप इसको बहुत ईजी तरीके से टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइस। एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको डिडक्शन तभी मिलती थी जब आप स्पेसिफाइड सर्टेन इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करते थे और उनकी कंडीशन को फॉलो करते थे, जैसे कि टैक्स सेविंग FD जिसका लॉक इन पीरियड है 5 साल। अगर आप 5 साल से पहला पैसे निकाल लेते हैं तो वो FD टैक्सेबल हो जाती है और आपको बेनिफिट नहीं मिलता था सेक्शन 80C का। बट न्यू स्कीम में आप फ्री टू चूज हैं, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आप चाहें अपना पैसा लगा सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, उसका बेनिफिट मिल सके। अगला बेनिफिट है इंक्रीज ऑफ लिक्विडिटी इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर। कुछ टैक्स पेयर हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, वो अपना टैक्स सेव नहीं कर पाते हैं, बट वो अब न्यू स्कीम में जा सकते हैं जहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो चलिए आगे हम एक टेबल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि न्यू स्कीम में हमें कितना टैक्स बेनिफिट है अगर आपके पास कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख से नीचे है तो वो कोई भी इनकम टैक्स स्लैब रेट चूज कर सकता है। दोनों स्लैब रेट में टैक्स रेट सेम है और सेम बेनिफिट अवेलेबल है। अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख से नीचे होती है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। सेक्शन 87 में एक टैक्स रिबेट अवेलेबल है 12,500 रुपए की। अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम 7.5 लाख रुपए है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 37,500 एज पर न्यू स्कीम और 62,500 एज पर ओल्ड स्कीम। हम ये एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है और हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा 25,000 पे फॉर चूजिंग न्यू स्कीम। अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम है 10 लाख रुपए तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 75,000 पे एज पर न्यू स्कीम और एज पर ओल्ड स्कीम उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1,12,500। तो आपको बेनिफिट है 37,500 रुपए का नई स्कीम में जाने का। अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1,87,500 एज पर न्यू टैक्स स्लैब रेट और ओल्ड स्लैब रेट में आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 2,62,500, यानी कि आपको 75,000 रुपए का बेनिफिट है। 15 लाख से अगर ऊपर इनकम जाती है
तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट अवेलेबल है 75,000 रुपये का। चाहे आपकी इनकम 50 लाख है, 75 लाख है, 1 करोड़ है, चाहे आपकी इनकम जितनी भी हो। बट बिफोर चूजिंग आर इनकम टैक्स स्लैब रेट, हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं ताकि हम करेक्ट डिसीजन ले पाए। अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं और आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको एक ही बार एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है न्यू स्कीम में। मतलब अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में न्यू स्कीम ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको सब्सिक्वेंट ईयर में भी न्यू स्कीम एप्लीकेबल होगी, या फिर अगर आप सब्सिक्वेंट ईयर में न्यू स्कीम से एग्जिट कर जाते हैं और ओल्ड स्कीम चूज करते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा न्यू स्कीम का, फिर आपको ओल्ड स्कीम में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम बिजनेस के थ्रू नहीं है, उनके पास हर साल ऑप्शन है कि वो न्यू स्लैब रेट चूज करें या फिर ओल्ड स्लैब रेट चूज करें एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ देयर इनकम टैक्स रिटर्न। उनके ऊपर कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे कि बिजनेस इनकम वाले टैक्स पेयर्स के ऊपर है। तो अब हम इस कंपैरिजन को कंक्लूड करते हैं। अगर किसी टैक्स पेयर की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको किसी अलाउंसेस का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, तो वो न्यू स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं ताकि उनको कम टैक्स पे करना पड़े और उनको कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े अपनी टैक्स सेविंग के लिए। या फिर आपने ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस, या फिर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है जिसकी रीपेमेंट जा रही है इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की, तो आप ओल्ड स्कीम चूज कर सकते हैं। बट आप चूज करने से पहले दोनों अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करिए दोनों स्लैब रेट के थ्रू और देखिए कि आपको किसमें ज्यादा बेनिफिट अवेलेबल है। सैलरीड क्लास टैक्स पेयर्स के लिए भी क्वेरीज आ रही होंगी उनके एम्प्लॉयर्स के थ्रू कि आपको ओल्ड स्कीम चूज करनी है या न्यू स्कीम। तो आप लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इन स्लैब रेट के थ्रू और कंपेयर कर सकते हैं कि आपको किसमें बेनिफिट है। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप न्यू स्कीम में जाइए, और आपके पास इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हैं तो आप ओल्ड स्कीम में ही कंटिन्यू करिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है रिडक्शन इन टीडीएस रेट। गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस सिचुएशन से लड़ने के लिए टैक्स रेट में कुछ रिडक्शंस करे हैं जो कि नॉन सैलरीड पेमेंट्स पर अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ने टीडीएस रेट को 25% से कम कर दिया गया है और ये रेट एप्लीकेबल है फ्रॉम 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021। इट मीन्स ये जो टीडीएस रेट रिडक्शन का बेनिफिट है वो सैलरी पेमेंट्स या फिर पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट पर अवेलेबल नहीं है। एज पर द गवर्नमेंट एस्टीमेट इस रिडक्शन की वजह से 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी आएगी टैक्स पेयर्स के हाथों में। तो चलिए अब हम देखते हैं टीडीएस रेट जो कि इफेक्टिव है 14 मई 2020 से। सैलरी के केस में स्लैब रेट के थ्रू ही टीडीएस डिडक्ट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। फिर हम बात करते हैं उन टीडीएस रेट की जिसको गवर्नमेंट ने 25% से कम कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेक्शन 193 जिस पे हमारा टैक्स टीडीएस रेट था 10%, उसको घटाकर 7.5% कर दिया है। फिर उसके बाद देखते हैं सेक्शन 194 डिविडेंड्स का जिस पे भी टैक्स रेट था हमारा 10%, उसको भी 7.5% कर दिया गया है। अगर हम बात करें सेक्शन 94C की जिसमें हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, अगर वो इंडिविजुअल है तो उस पर टीडीएस करता था 1%, अब वो घटकर 0.75% रह गया है। अगर कोई कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो उस पर टीडीएस रेट होता था 2%, अब वो कम होकर 1.5% रह गया है। तो ये हमारी पूरी लिस्ट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टीडीएस रेट में रिडक्शन करा है। तो आज इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है karadvisor@gmail.com, या फिर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9711731393 और आप हमें
फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ताकि आप तक हम रेगुलर टैक्स अपडेट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।